कि हमारे संविधान में दो शब्द यूज किए गए हैं, जो जेनेरिकली एक अनदर बड़ा शब्द है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ होता क्या है? और रूल ऑफ लॉ का हिस्ट्री में बड़ा सिग्निफिकेंस है। प्लेटो जब बोलता था फिलोसफर किंग चाहिए, तो अरिस्टोटल बोला नहीं साहब, हमें कानून का शासन चाहिए। और समहाउ जो डेमोक्रेसी का पूरा इवोल्यूशन हुआ है, ये पूरा इसी कंसेप्ट को रियलाइज करने के लिए बनाया कि हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए, हमें रूल ऑफ किंग नहीं चाहिए, हमें रूल ऑफ फिलोसफर किंग नहीं चाहिए, हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो सबसे बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट पे फिलोसफर मिला, वो अरिस्टोटल मिले। और उन्होंने टैक्सोनॉमी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिविजन्स, ये सब किए। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जब हुआ तो वो फर्स्ट टाइम एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आकर के और सारी चीज़ों को डिफाइन करने की कोशिश की कि रूल ऑफ लॉ इज नॉट सफाइस, बट सेपरेशन ऑफ पावर इज इंपॉर्टेंट। सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी को मॉन्टेस्क्यू ने, फ्रेंच फिलोसफर थे, उन्होंने जो एक डाइसी का कंसेप्ट था कि पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, उसी की आइडिया को प्रोपोगेट करते हुए या उसी की आइडिया को एक तरीके से फिलोसफिकली इंडोर्स करते हुए मॉन्टेस्क्यू ने बोला सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। और सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये एक बड़ी इफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस होती है, बल्कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, सारी हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन जो हुई है उनका, जो यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन या ग्लोरियस रेवोल्यूशन, सारी रेवोल्यूशन का सार क्या रहा है? इंडिविजुअल फ्रीडम इज द क्रक्स ऑफ इन सारी रेवोल्यूशंस का रहा है। इंडिविजुअल फ्रीडम के कई डायमेंशंस होते हैं। सोशल डायमेंशन होता है एंड दिस गवर्नेंस डायमेंशन होता है। सोशल रिवोल्यूशन, सोशल फ्रीडम के लिए बड़े सारे मूवमेंट चले। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चला यूरोप में, देखो भी चर्च सर्टिफिकेट बांटता था। सिमिलरली इंडिया में भी रिलीजियस रिफॉर्मेशंस हुए टू रिमूव जो धार्मिक अंध मान्यताएं थी, सती प्रथा या लाइक दैट, बाल विवाह या छुआछूत का उन्मूलन। दूसरा एस्पेक्ट था इन रिवोल्यूशंस का सोशल फ्रीडम एंड अनदर वाज द गवर्नेंस फ्रीडम। इनका ये था कि इंडिविजुअल लिबर्टी को सैक्रोसैंक्ट बनाते हुए हमें पूरे इंटायर एडिफाइस ऑफ द गवर्नेंस को रीस्ट्रक्चर करना है। और उसके लिए पावरफुल गवर्नेंस वाज नॉट देयर पर्पस। उनको ये पता था, इन रिवोल्यूशनरीज को, पावरफुल गवर्नेंस विल बी, और इसको कैसे इंजीनियर करके इसको एक बैलेंस्ड गवर्नेंस के पैराडाइम में फिक्स करना था, फ्रेमवर्क फिक्स। उसके लिए सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी बनी, चेक्स एंड बैलेंसेस की बनी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, तीन विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट बनाए गए अमेरिका में। और अमेरिका का तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाता है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट जजेस से। इतना पावरफुल है जुडिशरी अमेरिका की। दे व्हाट दे से इज द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी आइडिया को, चूंकि इंडिया का
फ्रीडम मूवमेंट के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, कई सारी गुड प्रैक्टिसेस को फॉलो किया गया एंड इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाया गया, जिसमें लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव में ज़्यादा बाउंड्रीज नहीं है, क्योंकि द पार्टी व्हिच होल्ड्स, जिस पार्टी को मेजॉरिटी है इन द लोअर हाउस, वही ही सत्ता में रहती है। अनलाइक अमेरिका, जहां प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन होता है और सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का अलग होता है या कांग्रेस का अलग होता है, तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव इज टोटली सेपरेट, एग्जीक्यूटिव इज टोटली सेपरेट। और आप देखते हैं कई बार बजट के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट को बार बार कांग्रेस के सामने जाना पड़ता है, सेनेट के सामने जाना पड़ता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने जाना पड़ता है। तो अमेरिका का डिफरेंट बाउंड्रीज है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी आर रियली इन रियल टर्म्स। एंड वो इसलिए भी है कि वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को अडॉप्ट किया गया। बट हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री वेस्टमिनिस्टर मॉडल लाया गया, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इज आंसरेबल टू पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में जो पार्टी लीड करेगी उसी की गवर्नमेंट बनेगी। सो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बाउंड्रीज आर नॉट सो डिमार्केटेड इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसी तरह प्रेसिडेंशियल में रहती है। और इसी के साथ इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कंसेप्ट को किया गया था, और को जुडिशियल रिव्यूज के जरिए जुडिशरी हैज़ फर्दर इन्वेंटेड, इस आइडिया को और इवॉल्व किया और बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट लाया। केशवानंद भारती, गोलकनाथ केस को लेके सारा लाते हुए, तो उसी सिलसिले में मैं आज इस कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ के बारे में, आप सब जानते हैं रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का शासन, मतलब कानून सबसे बड़ा है और कोई भी आदमी कानून से बड़ा नहीं है। देयर इज नो किंग एंड कोई भी कानून से ऊपर नहीं। इसी आइडिया को फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन में एलेबोरेट किया गया कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून का शासन और प्रक्रिया का स्थापना, कि कोई भी सरकारी प्रक्रिया जो होगी कानून और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होगी। अब कानून की प्रक्रिया में अगर कोई कमी है, त्रुटि है, इसको कैसे देखा जाएगा? उसके लिए अगली बात आती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। वहाँ पे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये इन्वेंट किया है और ये ट्रेडिशनली इस चीज़ को अपहोल्ड किया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को अमान्य कर सकती है, किसी भी प्रक्रिया को अमान्य कर सकती है, कानून की अनुपालन की प्रक्रिया को, अगर ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करता है। मतलब कानून भी जुडिशियल स्क्रूटनी की एंगल से एग्जामिन किया जा सकता है और कानून के हिसाब, किस हिसाब से कानून की मर्यादा है, बाउंड्री है, कंटेंट है, इसको जुडिशरी इस चीज़ को एग्जामिन करती है और उसके लिए कई फ्रेमवर्क्स बनाए हैं वो, लाइक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट एंड ऑल दैट। और ये इवॉल्व होती प्रक्रिया है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिया में अडॉप्ट किया गया है और ये एक तरीके से जुडिशरी को एक अनलिमिटेड राइट दे देता है कि किसी कानून की लीगैलिटी सिर्फ नहीं चेक करना है, बल्कि उसकी लीगल मोरलिटी को भी चेक कर सकती है। लीगल इज नॉट व्हाट सावरिन से, लीगल इज व्हाट judiciary feels appropriate, adequate,
तो ये एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये फीचर है और ये फंडामेंटल राइट्स में ये मेंशन किया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये 4-5 जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स हैं, दे एक्चुअली इंश्योर दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्टेट की लेजिटिमेसी के बीच में एक हार्मोनाइजेशन करने की कोशिश करता है। और इन दैट सेंस हमारा संविधान बहुत ही व्यापक और प्रूडेंट है और हमें इस संविधान पे गर्व करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।